गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे पाठ नंबर 9 मेरे पिताजी, पूरक पठन। इसके लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। देखते हैं इसका आगे वाला भाग। लेखक के पिताजी पूजा से ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर लेती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहनने 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते और निकलते थे। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन इस समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। देखो, कभी कभी उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो कभी गुस्सा निकालते नहीं थे। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते कि वो एक दिन भी दफ्तर से देर नहीं पहुँचे। दफ्तर यानी ऑफिस में वो कभी भी देर से नहीं पहुँचे उनकी 35 वर्ष की नौकरी में। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता, वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर की 3 बुढ़िया, उनके घर में 3 बुढ़िया थी, एक राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। यानी ये तीनों भी उसको, उनके मम्मी को डांटते रहते थे। मेरी माँ न खाती तो वो कैसे खाती, यानी उनके पिताजी ने अगर कुछ खाया नहीं होता दिन भर तो उनकी माँ भी नहीं खाती थी, और वो नहीं खाती थी इसीलिए वो तीनों भी क्या करते थे, उसके ऊपर गुस्सा निकालते थे। पर अपनी भूख का गुस्सा वो दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्राय देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बाद में जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चलने पर भी उनकी चलास तृप्त नहीं होती थी, और रात को भी 2-3 मील घूम पर आना वो तैयार रहते थे। यानी वो दिन में इतना 16 किलोमीटर चलते थे, तो भी वो रात को उनको आने जाने में कुछ भी तकलीफ नहीं रहती, वो आनंद से जाते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। मर्ज यानी बीमारी, वो कह रहे कि उनको बीमारी थी कि कभी भी उठ के वो चलते रहते थे। हम थोड़ी देर 1-2 मील अगर चल के जाएंगे तो हम तुरंत थकते हैं, वो थकते नहीं थे। सबसे अचरज की बात, यानी आश्चर्य की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते वो सुबह 3 ही बजे थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, और रात को कितने भी लेट अगर सोएंगे तो भी उनकी आदत थी कि सुबह वो 3 बजे ही उठते थे। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते, 12 बजे सोएंगे तो दूसरे दिन 12 बजे ही उठेंगे। तो वो क्या बोलते हैं कि नींद क्या रहती है, लंबाई नहीं गहराई मांगती है। यानी कम घंटों को भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की जल्दी नींद का काम कर देती है। उनके इस फॉर्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार करवाया है। ये बोलते कि नींद ने मेरे ऊपर अत्याचार कराया है, वो कैसा देखो। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ, यानी लेखक कहते हैं, कि मैं जब मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक जो ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है।
वो बोलते हैं कि अगर मैं मरूंगी तो 7-8 दिन मुझे ऐसे ही पढ़ने रह देना, क्योंकि मैं ऐसा गहरी नींद सोऊंगा, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। उनके जीवन में जो भी नींद की रातें हैं वो उनकी पूरी करनी है। समय की पाबंदी को जो उत्कंठा उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालन की तिकोनियां यानी 3 कोनों की बाजू रहती हैं उन पर रख दी। उन्होंने उनके ऑफिस में से एक घड़ी खरीदी। ये घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पॉइनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहां वह कंडम माल की तरह निकाल दी, जो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली। यानी जूना माल जैसे ऑफिस में बेचते हैं, वैसा उन्होंने वो घड़ी 2 रुपए में खरीद ली। यह घड़ी बेवह साबित हुई, यानी उन्होंने की बेशरम की जैसी वो साबित हुई। वो कैसी चलती थी, थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें कभी चाबी देनी पड़ती, यह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज क्या यहाँ जाने के बाद नहीं, तिकोनियां और खाली, उसका कोई तस्वीर खाली, इसकी कोई तस्वीर में मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए, अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, जो फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनके पास है। उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब भी कभी राम के घर आता हूँ, फिर कर मेरी आंख उसी घड़ी पर टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव उसे देखे हैं। कितने वर्ष हर्ष विषाद, अश्रु, आस, वाद विवाद, कितने क्रोध, कलह, रोदन, गायन, श्रम, संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती है कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न खुद आराम करती है न केहू का आराम कर देते हैं। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसीलिए दिया गया है कि वे एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया तो भी कोई अचरज की बात नहीं है, बल्कि आराम से अलार्म आया तो उसको कोई अचरज नहीं, आश्चर्यचकित की कुछ बात नहीं है। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। उन्होंने बोला है कि लोग क्या करते हैं, अलार्म की वजह से उसको आराम, यानी आराम ऐसी घड़ी का नाम रहता है, लेकिन वो कभी खुद भी आराम नहीं करती और दूसरों को आराम करने नहीं देती, क्योंकि वो चलती ही रहती है। ऐसा लेखक ने यहाँ पर बोला है। तो उनके क्या बोला है कि लोगों ने आराम के वजह से छोड़ दिया और घड़ियों को राम करते हुए उन्होंने सुना है। ऐसे ही हमने ये जो लेसन पढ़ा, मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी ये क्या है, एक आत्मचरित्रात्मक लेखन है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो पाठ है, उन्होंने जो हरिवंश बच्चन जी ने अपने पिताजी के रहन सहन, व्यक्तिमत्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश व समाज में आए परिवर्तनों का बड़े प्रभावी ढंग से चित्रण किया है। अभी आप इस पाठ से आप एक निबंध लिखेंगे, मेरे पिताजी। तो आप भी अपने पिताजी के ऊपर एक आत्मचरित्रात्मक लेखन कीजिए और ये होमवर्क में मुझे भेज दो। ओके, थैंक यू।